हेलो स्टूडेंट, हर महादेव। हमारी इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री। ये लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। इसमें बताया जा रहा है पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि चाइना कैसे डोमिनेट करता था ईस्ट एशिया स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में। ठीक है, इसके पावर को लेके या फिर किंग डायनेसिटी जो अपेयर हुआ था, अवॉर्डेड जापान अ स्मॉल इनलैंड नेटिव डेवलप्ड ऑल्सो। ठीक है, तो फिर ये चीज जापान में भी चीज हो रहा था। ठीक है, लेटर चाइना इन डिजरी एंड यूजेबल टू मीट द चैलेंजेस पोस्ड बाय कॉलोनियलिज्म। चाइना में क्या था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी था जब चैलेंजेस था उनके कॉलोनियलिज्म के पीरियड में। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड जापान सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कंटेम्प्रेरी नेशन स्टेट। जबकि जापान अपना कंटेम्प्रेरी नेशन स्टेट को बिल्ड कर लिया था। जापान डेवलप किया था एक सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल पावर को, बट इट्स इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशंस recycled in conflict and defeated by Anglo-American success. In this chapter, we deal with the countries of Japan and China, variety, geographical location, challenges. ठीक है, तो इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कैसे जापान और चाइना के बारे में, जो पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन है ना, इसमें हम सब यही जानेंगे कि कैसे जापान और फिर चाइना कैसे इमर्ज हुआ, इतना इम्पोर्टेंट बन के कैसे मॉडर्नाइज हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि उसमें बताया जा रहा है कि जापान के बारे में। ठीक है, तो जापान के बारे में सबसे पहले हम सब जानते हैं। ठीक है, तो जापान, वन सेकेंड, जापान। ठीक है, तो जापान क्या था, एक कलेक्शन ऑफ आइलैंड था। ठीक है, इसमें कौन कौन से आइलैंड आ रहे थे, जापान में कौन कौन से आइलैंड थे, इसमें थे हेम्फू। तो इसमें कौन कौन से आइलैंड थे, हेमहू, कहेशा, सिखावा और फिर होकाइडो। ये सब 4 लार्जेस्ट इसके आइलैंड थे। ठीक है, और इसमें नो सिग्निफिकेंट रिवर सिस्टम था, इसमें कोई सिग्निफिकेंट रिवर सिस्टम नहीं था। यहाँ पे क्या था, हाफ जो थे ना आइलैंड वो लैंड मास और माउंटेन पे थे, और जापान ना अर्थक्वेक प्रोन जोन में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेवरल होमोजीनियस एथनिक ग्रुप रहते हैं। ठीक है, जो छोटे मोटे रहते हैं, और जापानीज कॉलोनी अपना बना है। जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जापानीज इज स्पोकन, और सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है, जापानीज वहाँ पे बोला जाता है। जापान का ना ट्रेडिशन है एनिमल हस्बेंड्री, राइस वो सब खाते हैं, और प्राइमरी, और उनका क्या है, प्राइमरी ग्रोन सोर्स है। ठीक है, ये ना प्राइमरी फिश भी खाते हैं वो सब। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो जापान में ये सब बताया गया कि जापान का ओवरऑल बताया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया। अब जापान में पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योटो एम्पायर रूल करता था जापान को 12th सेंचुरी में। इम्पेरियल कोर्ट लॉस किया अपना पावर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एम्पायर हु रूल्ड इन द एम्पायर नेम, वो ना एम्पायर के नाम पे जो रूल करते थे वो अपना पावर लॉस कर दिए। और शोगुन से मेंबर ऑफ टोक्यो गावा फैमिली फ्रॉम 603 to 1867, और ये क्या बन गया था, सोगुन टोकावा फैमिली का मेंबर था 603 से 1867 से 1867 तक। जो कंट्री था ना वो डिवाइड हो गया था 250 डोमेन में, और फिर ये किसके रूल के अंदर था, डेम्यू लीड्स के। सोगुन विल्ड पावर ओवर देम। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्ड अवे ओवर द मेजर सिटीज एंड मिटीज। द सैमुराई सर्व्ड द सोगुज एंड डेम्यू, और समुराई क्या करते थे, सर्व करते थे इन दोनों को। ठीक है, कुछ चेंजेस भी हुए थे लेट 17th सेंचुरी में, जिसमें ना फ्यूचर डेवलपमेंट हुआ था, ग्राउंड वर्क हुआ था। ठीक है, फ्यूचर डेवलपमेंट का। कुछ पीजेंट्री थे वो डिसआर्म्ड कर दिए गए थे। ठीक है, परमिटेड सो कैरी स्वर्ड्स, उनको स्वर्ड्स नहीं रखना था। ठीक है, और फिर ना इंश्योर्ड पीस एंड ऑर्डर इनेबलिंग द प्रीवियस कंट्रीज फोर्स वॉर, और फिर उनको ना उनको सिर्फ ना क्या कर स्वॉर्ड रखना था, और फिर ना उसके बाद ना उसको पीस मेंटेन करना था। आर्मी जिस टाइप का था ना उसको पीस मेंटेन करना था। ठीक है, डेम्यू कमांड कर रहे थे लाइफ ऑफ डोमिनेंट कैपिटल इच विथ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। लैंड सर्वे होता था वहाँ पे, टैक्स दिया जाता था वहाँ पे। ठीक है, मिड 17th सेंचुरी में ना बहुत ज्यादा पॉपुलर सिटी हो गया था जापान का। ठीक है, ईडो और 2 अदर सिटीज भी थे, ओसाका और क्योटो, यहाँ पे बहुत ज्यादा आदमी रहने लगे थे। ठीक है, तो डेवलपमेंट था मार्केट इकोनॉमी का, और फिर डाइवर्स कल्चर वहाँ पे ना फ्लरिश होने लगे थे टाउन में। ठीक है, द इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड स्टेबलाइज्ड ऑफ द स्टॉक मार्केट
स्टॉक मार्केट द इकोनॉमी इन न्यू डायरेक्शन। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही इंक्रीज मनी आया वहां पे और स्टॉक मार्केट बढ़ने लगा तो वहां पे क्या हुआ कि ना अब इकोनॉमी ना ग्रोथ करने लगा था। ठीक है, इस सोशल इंटेलेक्चुअल चेंज ऑकर्ड as the study of ancient Japanese literature, people began to question the extent of Chinese influence in the study of Japanese literature। और वो ना जापानीज लिटरेचर पढ़ने लगे थे और चाइनीज इन्फ्लुएंस के बारे में पूछने लगे थे पीपल। ठीक है, अब क्या था, मेजी रिस्टोरेशन। ठीक है, पॉलिटिकल तौर पे ये सब चीज हो रहा था। अब मेजी रिस्टोरेशन क्या था, ये एक इंटरनल डिस्कॉन्टेंट था जो देखा जा रहा था वहाँ के ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन में। ठीक है, मेजी रिजोल्यूशन क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंट था जापानीज हिस्ट्री को लेके ट्रेड डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे बताया जा रहा था। 1853 में यूनाइटेड स्टेट डिमांड किया था जापान को साइन करना एक ट्रीटी जिसमें ना ट्रेड और ओपनिंग होगा डिप्लोमेटिक रिलेशन का। ठीक है, जापान वाज ऑन द वे टू चाइना विच द यूनाइटेड स्टेट्स सॉ सिग्निफिकेंट मार्केट। तो जापान ना चाइना की तरफ जा रहा था जो यूनाइटेड स्टेट को लगा था कि सिग्निफिकेंट मार्केट है, तो वेस्टर्न कंट्री चाहता था कि ना जापान सिर्फ उससे ट्रेड करे। ठीक है, 1858 में एक मूवमेंट डिस्पोज हुआ Shogun and returned the emperor to Edo. This is renamed Tokyo, which means Eastern capital and become capital। और उसके बाद ना टोक्यो को रीनेम किया गया और फिर रीनेम करके और उसके बाद ना उसका कैपिटल बनाया गया ईस्टर्न कैपिटल। ब्रिटिश डोमिनेंस वहाँ पे था जो एशिया में। अलार्म जापान एंड जापानीज स्कॉलर्स वेयर अपेयर टू लर्न मॉडर्न अबाउट यूरोपियन आइडियाज। तो वो सब क्या किया, इसके बाद में जापानीज पढ़ने लगे ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस के बारे में। तो जापानीज को ना इस चीज पे अब ये हुआ कि वो सब किस हिसाब से जी रहे थे, उसके बारे में वो सब स्टडी करना स्टार्ट किया। अब देखो मेजी कौन था, ये ना ये क्रिएट किए थे इकोनॉमिक ग्रोथ को और बिल्ड किए थे पावरफुल आर्मी को। ठीक है, गवर्नमेंट मेड किए थे, वो नेशनल आइडेंटिटी बता रहे थे सभी पीपल को कि अपने नेशनल आइडेंटिटी को कैसे जानना है। ठीक है, और वो क्या कह रहे थे, रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी का वो नारा दे रहे थे। ठीक है, जो वो गवर्नमेंट स्टेबलाइज किए थे वो इम्पेरर सिस्टम पे था और इम्पेरर एक्सरसाइज करता था पावर। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री पे। और इम्पेरर रिजर्व करता था, ही वॉज अ डायरेक्ट डिस्यूलेंट ऑफ द सन गॉडेस। और वो बोलता था कि ना हम ना सन गॉडेस के ना ये है डिसीडेंट है। ठीक है, वो अपने आप को बताता था। बट ही वॉज ओनली पोर्ट्रेड एज अ लीडर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। और वो ना लीडर अपने आप को किस टाइप का लीडर बताता था, वेस्टर्नाइजेशन का लीडर बताता था। ठीक है, on his birthday he wrote western style military western style military uniform which became a national holiday। और ये अपने बर्थडे पे क्या करता था, नेशनल हॉलीडे मनवाता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ। अब इसके बाद मेटी के बारे में पढ़ लिया, अब मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ वहाँ की इकोनॉमी का। तो क्या हुआ था इसमें ना, जो मेजी गवर्नमेंट जो था ना, वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लाए थे ओल्ड विलेज में और डोमिनेंट बाउंड्रीज में, जो इंटीग्रेट करा था 1871 में फ्यूडलिज्म को। ठीक है, अनदर मेजर रिफॉर्म क्या था, मॉडर्नाइजिंग करना इकोनॉमी को। ठीक है, जापान में रेलवे को स्टार्ट करना, जो पहला था टोक्यो से योकोहामा गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या था, डोमिनेट करना कंट्री को, मतलब कि बिजनेस फैमिली बनाना कंट्री में। ठीक है, फंड्स भी रेज किया जा रहा था एग्रीकल्चर को लेके। तो मतलब ये सब कदम उठाए जा रहे थे किस चीज को लेकर कि ना वहाँ पे मॉडर्नाइज हो सके। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। ठीक है, तो टेक्सटाइल मशीनरी जो था ना वो इम्पोर्ट किया जा रहा था यूरोप से। फॉरेन टेक्नीशियन एम्प्लॉयड किए जा रहे थे ट्रेन वर्कर के तौर पे, और उनको टीच किया जा रहा था कि यूनिवर्सिटीज में और स्कूल में जापान स्टूडेंट को, ताकि ना वो ये सब चीज कर सके। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर बन सके। नंबर ऑफ पीपुल इज मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज। और जैसे ही ये हुआ ना, तो इससे क्या हुआ, पीपुल का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे पीपुल सब, उनका नंबर इंक्रीज हुआ। और इससे क्या हुआ, हाफ जो थे ना वो एम्प्लॉयड हुए मॉडर्न फैक्ट्रीज में, और जिसमें हाफ जो थी ना एम्प्लॉयड हुई थी वो वोमेन थी। ठीक है, द साइज ऑफ फैक्ट्रीज ऑल्सो बिगेन टू ग्रो। और इससे क्या हुआ, जैसे कि मतलब कि वहाँ के लोगों को, जापान के लोगों को समझ में आने लगा, मॉडर्नाइजेशन के तौर तरीके समझने लगे इंडस्ट्रियल वर्कर के तौर पे। तो वो सब क्या होने लगा वहाँ पे, अब ना क्या हुआ, फैक्ट्रीज भी बढ़ने लगा और इसमें ना सबका जो जनसंख्या थे उसका भी जो ये है शेयर है वो भी बढ़ने लगा। और इसमें सबसे ज्यादा क्या थी, वोमेन ना हाफ थी उसमें। ठीक है, मॉडर्न फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय होने लगी। अग्रेसिव नेशनलिज्म अब इसके बाद था सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो अग्रेसिव नेशनलिज्म क्या था, तो अग्रेसिव नेशनलिज्म ये था कि 1889 में ना जापान अडॉप्ट किया था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, जिसमें मेजी गवर्नमेंट क्रिएट किए थे
डिक्ट और डिक्लेयर किए थे एम्पायर को कमांडर ऑफ द फोर्स बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन फ्रेंचाइजी। ठीक है, मतलब इसमें क्या कर रहा था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था और उसमें रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा था फ्रेंचाइजी को लेके। सभी यंग मैन को ना मिलिट्री सर्विस में ना पार्ट करना होता था एक पीरियड के बाद, 20 ईयर होने के बाद उनका। ठीक है, मॉडर्न मिलिट्री फोर्स को डेवलप किया गया था। मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी लॉ को ना एम्पायर के डायरेक्ट कमांड में रखा गया था। ठीक है, ये अग्रेसिव नेशनलिज्म था कि मतलब नेशन को लेके कैसे कैसे ये सब कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, डेली लाइफ में उनका क्या चल रहा था। न्यू स्कूल सिस्टम बिगैन हुआ था 1870 में। स्कूलिंग कंपलसरी हो गया था बॉय गर्ल के लिए। ठीक है, और फिर सब कुछ यूनिवर्सल तरीके पे हो रहा था। और फिर टोक्यो यूनिवर्सिटी वो स्टेबलाइज हुआ था 1877 में। ये सब चीज होने के बाद टोक्यो यूनिवर्सिटी भी स्टेबलाइज हुआ था 1817 में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आफ्टर डिफीट, जैसे डिफीट हुआ उसके बाद क्या हुआ, जैसे जापान का अटेम्प्ट हुआ था कॉलोनियल एम्पायर को लेके। ठीक है, अलाइड फोर्स को लेके न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ था, वहां पे ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में। उसके बाद ना जापान डीमिलिटराइज्ड हो गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया वहां पे। ठीक है, फिलोसफर माइक जो थे वो ना each country most create unique talent in the interest of the world civilization, वो बता रहे थे कि वर्ल्ड सिविलाइजेशन के लिए ना हर एक कंट्री को यूनिक तरीके से सोचना चाहिए, यूनिक इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। रैपिड रिकंस्ट्रक्शन होने लगा था फिर जापान का, जैसे ही वॉर खत्म हुआ था। एक तरीके का मिरेकल था, क्योंकि इतना बड़ा अगर किसी का नुकसान होना है, नुकसान जो हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में जो उनका नुकसान हुआ था, उसको वो सब ने बहुत अच्छी तरीके से ये कर लिए, ओवरकम किए। और उसके बाद क्या हुआ कि ना उनका ना पावर फिर बढ़ता ही चला गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, तो रैपिड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड किया था आर्टिकल 9 को, जिसमें क्या था, नो वेस्ट वहां पे था। ठीक है, और फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी लाया गया था वहां पे। फिर लिबरलाइज कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को 1946 में। पॉलिटिकल पार्टी अब रिवोकेट करे थे। फर्स्ट पोस्ट वॉर इलेक्शन वॉज हेल्ड, और उसके बाद ना पहला इलेक्शन भी हेल्ड हुआ था पोस्ट वॉर के बाद। वुमेन वेयर ग्रांटेड सफरेज इन 1946 इलेक्शन, और वुमेन को भी ना इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिला था। यहाँ की गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी और ये सब ना क्लोज टाइज में हो गए थे। ठीक है, मतलब कि जापान को फिर से बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे इंडस्ट्री हो, सब क्लोज टाइज में आ गए थे। वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे जापान के गुड्स को लोअर प्राइस में यूज करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जापानीज इकोनॉमी को न जनरेट किया गया था कोरियन और वियतनामीज द्वारा। ठीक है, 1960 फिर 1964 में क्या हुआ कि टोक्यो ओलंपिक अनाउंस किया गया जापान का इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ हाई स्पीड शिकासेन बुलेट ट्रेन का, जो 200 माइल्स पर आवर चलता था। ठीक है, और फिर इसका ना प्रोस्पेरिटी को ऐड किया था 1964 में। सेवरल प्रेशर भी दिया गया था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को 1960 में। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे बढ़ा था। अब उसके बाद जो जापान हम सब देखते हैं, चैलेंजिंग यूजिंग पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज टू मेंटेन इट्स पोजीशन इन अ लीडिंग वर्ल्ड पावर। तो जापान ना अपने आप को इस हिसाब से चलाया, इस हिसाब से पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी को इस हिसाब से अपनाया, और इतना रफ्तार किया कि ना उसके पोस्ट वॉर के बाद भी वो ना एक लीडिंग पावर अभी देखने को मिलता है हम सबको। ठीक है, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, चाइना के बारे में। इतना जापान के बारे में पढ़े, अब चाइना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चाइना क्या था, तो चाइना एक ना लार्ज कॉन्टिनेंटल कंट्री था। ठीक है, जिसमें ना न्यूमरियस क्लाइमेटिक जोन थे। ठीक है, ये क्या था, यहाँ पे फिर के बहुत ज्यादा रिवर सिस्टम भी है यहाँ पे, जैसे कि येलो रिवर भी है, यांगस्टी रिवर भी है। फिर उसके बाद क्या है, पर्ल रिवर भी है। यहाँ पे माउंटेन जो कवर है वो लार्ज पोर्शन ऑफ कंट्री में है। यहाँ पे बहुत सारे इथनिक ग्रुप्स भी रहते हैं। चाइनीज के भी बोला जाता है यहाँ पे, और फिर कैथोनीज भी बोला जाता है। जो ओरिजिन है मॉडर्न चाइना का, वो ट्रेस किससे किया गया है, 16 और 17 सेंचुरी में चाइना फर्स्ट कंसर्न टू द वेस्ट। ठीक है, पहले ना वो कंट्रोल किसके द्वारा था, वेस्ट के द्वारा। तो चाइना में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, ओपियम ट्रेड था। ठीक है, चाइना में क्या हो रहा था, सबसे पहले ओपियम ट्रेड हो रहा था। तो ओपियम ट्रेड किस तौर पे हो रहा था और किस टाइप का था, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, जो डिमांड था ना चाइना के ट्रेड का, चाहे गुड्स का, चाहे वो टी हो, फिर चाहे वो
ओपियम हो वो ना बहुत ज्यादा था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, वेस्टर्न गुड्स वेयर नेट इन डिमांड, सिल्क हो, ये सब सिल्क हो या टी हो, ये सबको चीज का ना बहुत ज्यादा डिमांड था वेस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है। तो वेस्टर्न में यहाँ से लेना चाहते थे तो वो क्या करते थे, पेमेंट ना सिल्वर में कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ना सोल्ड करता था, उससे लेता था क्या कहते हैं, गोल्ड लेता था, वो सोल्ड करता था ओपियम को, और चाइना को इंडिया से लेके और चाइना को सोल्ड कर देता था, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ना क्या हो रहा था, सिल्वर जाने लगा था, तो वो ये चीज करने लगा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इससे ना ट्रायंगुलर ट्रेड होने लगा था ब्रिटेन, चाइना और इंडिया में, कि मतलब वो क्या करता था, चाइना इंडिया से परचेज करता था और फिर चाइना को बेचता था, फिर चाइना से खरीदता था और उसके बाद फिर से इंडिया को परचेज करता था, मतलब एक तरीके से ट्रायंगुलर ट्रेड चलने लगा था, ठीक है। तो सेकेंड ओपियम वॉर फॉट होने लगा इसकी वजह से, और ब्रिटिश ना उस टाइम में उसको बहुत ज्यादा, फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था इस चीज को लेके, तो उसमें ना क्या हुआ कि ना किंग जो डायनेसिटी था वो स्क्रैच कर लिया पावर को, और किंग डायनेसिटी से ब्रिटिश द्वारा, ठीक है। सेकंड ओपियम वॉर 1856 से 1860 में हुआ था, जिसमें ना अप्लाई किए थे ट्रेडिशनल आइडिया को, फिर क्या किए थे, नॉवल वेज टू मीट वेस्टर्न चैलेंजेस, और इसमें ऐसा ऐसा नॉवल वेज को यूज किया गया था जिससे वेस्टर्न चैलेंजेस से बचा जा सके। ही हेल्प्ड पॉपुलराइज चाइनीज नेशनलिज्म, और इससे क्या हुआ था, चाइनीज नेशनलिज्म ना बढ़ा था, ठीक है। मतलब इस ओपियम वॉर में ना क्या हुआ था, चाइनीज नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया गया था ब्रिटिश के तौर पे, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ। अब इसके बाद क्या होता है, रिपब्लिक कैसे स्टेबलाइज हुआ, तो वहां पे ना मुंचू डायनेसिटी जो था वो ओवरथ्रो किया गया रिपब्लिक के द्वारा 1911 में, सुंग यन सेन के द्वारा। सुंग यन सेन ने प्रपोज किए थे 3 प्रिंसिपल को लेके, नेशनलिज्म को लेके, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, ये बता रहे थे, ठीक है। कंट्री में क्या क्या चीज बताए, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को। उसके बाद क्या हुआ, 4 मई को 1919 में ना एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, फिर बीजिंग में, और प्रोटेस्ट होने लगा था पोस्ट वॉर पीस कॉन्फ्रेंस को लेके, ठीक है। सुंग यन डायनेसिटी जो था वो बेसिस था जेमनिलिंग पॉलिटिकल फिलोसफी का, ठीक है, विच आइडेंटिफाइज द 4 सिग्निफिकेंट नीड्स, क्लॉथिंग, फूड, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें ना ये 4 बेसिक नीड बताया जा रहा था, क्लॉथिंग हो, फूड हो, हाउसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। जैसे ही डेथ हुआ सुंग का, उसके बाद क्या हुआ, एक नया इमर्ज हुआ लीडर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मिलिट्री कैंपेन होने लगा वहां पे। फिर रीजनल जो लीडर थे ना वो असर्व करने लगे अथॉरिटी को और एलिमिनेट करने लगे कम्युनिस्ट को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सेकुलर और रेशनल चीज को यूज किया जाने लगा, वर्ल्ड थर्ड दिस वर्ल्डली कंफ्यूशनिज्म, ठीक है। और उसके बाद इंकरेज किया जाने लगा वोमेन को कल्टीवेट करने के लिए 4 वर्च्यू ऑफ चैस्टिटी, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क। उसके बाद क्या हुआ, सून यांग परफॉर्म करने लगे, रेगुलेटिंग कैपिटल, इक्वलाइजिंग लास्टेड वॉज एवर कैरिड येट। पर जो ये पार्टी था ना वो क्या कर रहा था, ये ना अपराइजिंग को ना वो ना दबा रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो इग्नोर कर रहा था यहाँ के सोशल इनइक्वालिटीज को, और फिर ना इम्पोज कर रहा था मिलिट्री रूल पीपुल पे, वहाँ के जो पीपुल थे उस पे ना मिलिट्री रूल इम्पोज किया जा रहा था, ठीक है। कैसे वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना में उदय कैसे हुआ, अब उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जो राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना में था वो क्या हुआ था, देखो उसमें था कि जो सेम्स चाइनीज इंटेलेक्चुअल बिकेम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग मार्क्सिज्म। तो ना यहाँ के जो सेम चाइनीज थे इंटेलेक्चुअल जो थे वो सब क्या कर रहे थे, अब मार्क्सिज्म को पढ़ने लगे थे, रशियन रेवोल्यूशन को लेके, ठीक है। तो बोल्शेविक्स को पढ़ने लगे थे, कम्युनिस्ट पार्टी को लेके। वो बिलीव करने लगे थे कि ट्रेडिशनल कल्चर जो होता है ना वो मॉडर्न लिविंग कंडीशन में यूज किया जा सकता है, और फिर ना सोसाइटी को मार्क्सिज्म के तौर पे बनाया जा सकता है। कम्युनिस्ट अपील्ड टू द इंटेलेक्चुअल एंड सिमिलर सोसाइटीज began to spring up. It was this group that formed the center of the Communist Party of China, और यही सब क्या किए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बनाए थे, ठीक है। स्टेबलाइज किए थे संघाई। द फर्स्ट कांग्रेस वॉज हेल्ड देयर इन 1921, और यहाँ पे फर्स्ट कांग्रेस कब हेल्ड हुआ था, 1921 में। माओ जेडोंग जो थे वो इमर्ज हुए थे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिस्ट लीडर के तौर पे, ठीक है, और फिर वो लीड कर रहे थे इस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रेडिकल अप्रोच वो यूज कर रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे इमरजेंस रूरल वुमेन्स का आर्टोसिटीज, वो प्रोमोलगेट कर रहे थे न्यू मैरिज को, ठीक है, अरेंज मैरिज को प्रोहिबिट कर रहे थे, और बता रहे थे वो कि ना कैसे ही सेल और परचेज किया जा सकता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, और सिंप्लीफाइड कर रहे थे डाइवर्स प्रोसेस को, ठीक है। फिर स्टेबलाइज हुआ था, तो अब क्या होने लगा था, स्टेबलाइज होने लगा था नया डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जैसे ही गवर्नमेंट ना पीपुल रिपब्लिक जो चाइना के थे वो स्टेबलाइज हुए थे 1949 में,
वो फाउंड करने लगे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यू डेमोक्रेसी को, कोलाइजन ऑफ सोशल क्लासेस को मिला के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे थे इकोनॉमी को, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। द गवर्नमेंट लीड फॉरवर्ड मूवमेंट, और उसके बाद में वो फॉरवर्ड मूवमेंट को भी चलाएं। फिर उसके बाद माओ सक्सेसफुली मोबिलाइज किए थे पार्टी ऑब्जेक्टिव को, और फिर सोशलिस्ट मैन का वो चीज को, गोल को क्रिएट किए थे, जिसमें बताया जा रहा था कि फादरलैंड, पीपुल, लेबर, साइंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में 5 लव्स होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, डेंग जियाओपिंग, लीरा सोची अटेंड किए थे रिफॉर्म कम्युन सिस्टम को लेके, इनएफिशिएंट, द स्टील प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड फुलनेस वॉज अनफिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यूज को लेके ना ये सब बता रहे थे कि ये गलत है, ठीक है। फिर कंफ्लिक्टिंग विजन कब होने लगा था चाइना में, फिर कंफ्लिक्ट होने लगा था, वो किस चीज को लेके हो रहा था कि माओ लॉन्च करने लगे थे ग्रेट पोलराइजेशन कल्चरल रेवोल्यूशन को लेके, ठीक है। तो उसका जो रेड गार्ड थे वो प्राइमरली स्टूडेंट और सोल्जर थे, जो कैंपेन करने लगे थे ओल्ड कल्चर को लेके, कस्टम हैबिट्स को लेके, ठीक है। स्टूडेंट और प्रोफेशनल वो ना डिस्पैच करने लगे थे कंट्री साइड से, ताकि वो ना कोऑर्डिनेट कर सके पीपुल से, ठीक है। आइडियोलॉजी को सप्रेस किया जाने लगा था, उनके नॉलेज को भी, और उसके बाद वो सब क्या किए थे, कल्चरल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किए थे। फिर 1920 में ना द पार्टी एम्फेसाइज ग्रेट सोशल डिसिप्लिन, नीड बिल्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो उसके बाद 1929 में क्या हुआ, पार्टी ना क्या किया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, ठीक है। रिफॉर्म हुआ था 1978 में। अब यहाँ पे क्या हुआ था, रिफॉर्म होने लगा था 1978 में। वो क्या हुआ था कि जो कल्चरल रिवोल्यूशन था वो फॉलो किया जा रहा था पॉलिटिकल चेंज को लेके। फिर उसके बाद क्या था, पार्टी जो था वो ना कंट्रोल कर रहा था और इंट्रोड्यूस कर रहा था सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी को। पार्टी डिक्लेयर किए थे 4 मॉडर्नाइजेशन को, जो जिसमें साइंस था, इंडस्ट्री था, एग्रीकल्चर और डिफेंस था। वो प्रोक्लेम कर रहे थे विदाउट fifth modernization of democracy, the other modernization would come to nothing. The post-reform period saw the emergence of debate on ways to develop China. तो इसमें ये बताया जा रहा था कि कैसे कैसे डिबेट हो रहा था ताकि चाइना को डेवलप किया जा सके, ठीक है। इस चीज पे बहस हो रहा था उन सबका, ठीक है। अब स्टोरी ऑफ ताइवान का स्टोरी के बारे में जानते हैं, ठीक है। स्टोरी ऑफ ताइवान, ठीक है। तो ये क्या था, ताइवान जापानीज कॉलोनी था और चाइनीज कोडेड फॉलोइंग वहां पे हो रहा था वॉर को लेके जापान में 1894 टू 1895 में। कैरिनो डिकर्टियन 1943 में और पोस्ट डेथ प्रोक्लेमेशन 1949 में रिटर्न किए थे चाइनीज सोवरेनिटी को। जीएनबी जो लेट किए थे चियांग के सीक के द्वारा, वो स्टेबलाइज कर रहे थे रिप्रेसिव गवर्नमेंट द प्रोहिबिटेड फ्री स्पीच एंड पॉलिटिकल अपोजिशन। वो फ्री स्पीच और पॉलिटिकल अपोजिशन को ना प्रोहिबिट कर रहे थे, ठीक है। दे कीप द लोकल पॉपुलेशन आउट ऑफ पोजिशन ऑफ पावर, और वो क्या बोल रहे थे कि ना लोकल पीपुल को पोजिशन नहीं दिया रहे थे पावर में। वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे लैंड रिफॉर्म्स को लेके। ताइवान को ना ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया था डेमोक्रेसी को लेके चांग के डेथ के बाद, ठीक है। मार्शल लॉ वहां पे अपनाया गया था, अपोज किया गया था लीगली परमिट करने के लिए। मोस्ट जो कंट्री थे ना वो ओनली ट्रेड मिशनरीज इन ताइवान रेदर देन फुल डिप्लोमेटिक टाइप। कोई भी ताइवान के साथ कोई भी फुल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं कर रहा था ताइवान के साथ, मतलब कि पार्शियली था ये चीज चल रहा था। इशू था रेनोफिकेशन का, ठीक है। चाइना में विलिंगली टू एक्सेप्ट सेमी ऑटोनॉमस ताइवान एज लॉन्ग इज अबॉन्डेड माई अटेम्प्ट एज इंडिपेंडेंस। और चाइना क्या चाह रहा था कि ना वो फिर से ताइवान को पा सके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब स्टोरी ऑफ कोरिया के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कोरिया जो है इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सोशल अट्रेस था, एज वेल एज ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम चाइना, जापान एंड द वेस्ट प्लॉग्ड कोरिया जकोन डायनेसिटी, ठीक है। तो कोरिया में ना प्रेशर था सभी का, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, वेस्ट हो, ठीक है। जैसे ही उनका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जापान डिसाइड किए कि कोरिया कॉलोनी को मेक कोरियन कॉलोनी, ठीक है। 1945 में जापानीज कॉलोनियल एरा कैम टू एन एंड, और जैसे 1945 में जापानीज का जो एरा था कॉलोनी, उनका कॉलोनी था कोरिया, तो वैसे उनको ना स्वतंत्रता मिल गया, ठीक है। कोरिया का वॉर स्टार्ट हुआ साउथ और नॉर्थ कोरिया को लेके, ठीक है। जून 1945 में नॉर्थ कोरिया अराइव किया, सपोर्ट चाइना का लिया, और फिर साउथ कोरिया रिसीव सपोर्ट किया, ठीक है। रिसीव आउट सपोर्ट, दूसरा का सपोर्ट लिया, ठीक है। अब पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था इस कंफ्लिक्ट को तोड़ने के लिए। फिर कॉम्बिनेशन जो हुआ था स्ट्रॉन्ग लीडर का, वेल एजुकेटेड ब्यूरोक्रेट का, अग्रेसिव
इंडस्ट्रियलिस्ट का, ये सब क्या किए थे, फिर उसको ना हेल्प किए थे कोरिया के इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए। फिर 2 रोड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब देखो 2 रोड ऑफ मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे ही ना चाइना मतलब कि कैसे ही मॉडर्नाइजेशन को लेकर आया गया था। ठीक है, द हिस्ट्रीज ऑफ जापान एंड चाइना, जैसे कि दोनों अलग अलग है, चाहे चाइना का ही हिस्ट्री देखा जाए या जापान का हिस्ट्री देखा जाए, ये दोनों ना डिफरेंट तरीके से है। ठीक है, मतलब कुछ इसमें डिफरेंस है तो कुछ इसमें डिफरेंस है, जो हर दोनों ना अलग अलग सर्कमस्टांस से बने हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट हुए हैं। जापान सक्सेसफुल था मेंटेन करने के इंडिपेंडेंस और रिपर्पसिंग ट्रेडिशनल स्किल और प्रैक्टिस को लेके। चाइना ह्यूमिलिएट कर रहा था साइनो जापानीज वॉर को। ट्रीटी जो हुआ था वो बिटवीन चाइना और जापान ने अप्रैल 1895 में वो इन किया था फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर को। ठीक है, उसके बाद ना डिफीट किया गया था, चाइनीज बिकेम वल्नरेबल एंड डिक्लेयर दैट बोथ चाइना एंड जापान नीडेड रिफॉर्म टू मॉडर्नाइज। तो चाइना फिर उसमें बोला था कि ना चाइना और जापान दोनों को चाहिए कि ना वो ना मॉडर्नाइजेशन को लेके रिफॉर्म करे। ठीक है, सीनो जापानीज वॉर लीड टू द ग्राउंड ब्रेक ऑफ एंग्लो जापानीज अलायंस इन 1902। और इससे क्या हुआ था, ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ था एंग्लो जापानीज अलायंस का 1902 में। ठीक है, चाइनीज पाथ टू मॉडर्नाइजेशन वाज क्वाइट डिस्टिंक्ट, और जो चाइनीज का पाथ था ना वो अलग तरीके का था। ठीक है, फॉरेन इम्पेरियलिज्म बोथ वेस्टर्न एंड जापानीज कंस्पायर्ड विथ हेसिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी किंग एनेसिटी टू अंडरमाइन गवर्नमेंट कंट्रोल। Tradition were rejected and new ways to build national unity and strength were sought in the 19th and 20th century। मतलब इससे ये बताया जा रहा है कि चाइना और कैसे, मतलब कि जो देखो चाइना पे अलग तरीके का प्रभाव पड़ा था कि वो कॉलोनाइज था। ठीक है, देखिए जबकि जापान पे ना जापान खुद कॉलोनी बना के रखा था, पर उस पे क्या हुआ था कि जो वो वॉर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो प्रभाव पड़ा था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसके बाद वो कैसे डेवलप हुआ, चाइना का प्रोसेस कैसे था डेवलपमेंट का, ये दो अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट उन दोनों का किस हिसाब से हुआ था, उनके कल्चर को लेके, उनके पीपुल को लेके, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सब चीज को लेके। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही बताया जा रहा है। ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।